जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, तो अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे साइंस के। तो आप सब लोगों से दोबारा गुजारिश है कि क्या अब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करना, ना केवल कमेंट सेक्शन के अंदर बल्कि कोशिश करना कि अपने नोटबुक के अंदर भी रिकॉर्ड रखो कि तुम्हारे इतने में से इतने कितने ठीक रहे। तो देखते हैं कौन अब साइंस के क्वेश्चंस की सही जवाब देता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? ये तो मैंने सुबह भी बताया था। तो सुबह क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर होती है, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क प्लस अपॉन में टाइम, जो कि पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। वैसे इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बता ही देती हूँ, वाट होती है। और वैसे पावर को हम कैसे नापते हैं? किलोवाट के अंदर, ठीक है। किलोवाट के अंदर हम किसको नापते हैं? पावर को नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन वट क्वांटिटी ऑफ द वेलोसिटी इन एयर। यानी कि ध्वनि का वेग हवा में वेग किस राशि पर निर्भर नहीं करता। मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो ध्वनि की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, डिपेंड नहीं करती, नहीं करती पूछ रखा है, ठीक है। तो एयर टेम्परेचर, दूसरा एयर प्रेशर, तीसरा एयर डेंसिटी, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से बताइए किस चीज़ के ऊपर हमारी, राम राम महावीर, नमस्ते, कैसे हैं आप? आशीष, गुड, बहुत अच्छी बात है। ये क्या नाम है? किंदुलंग, सही प्रोनाउंस किया है ना मैंने? चलिए, तो जो जो हमें पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, और सॉरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो क्या है सही आंसर? सबका आंसर क्या है? ए बी। तो देखो, ए का तो जिसका आंसर है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? एयर टेम्परेचर, देखो बच्चे, एयर टेम्परेचर हमारे डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, टेम्परेचर घटेगा वेलोसिटी कम होएगी। तो वेलोसिटी तो डिपेंड करती है बच्चे एयर टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर बढ़ाए जाते रहो, कम करे हो तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। सोलर इक्लिप्स कब आता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ। दूसरा, क्लाउड्स अपीयर इन स्काई। तीसरा, द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। या फिर चौथा, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। तो कहाँ पे हमारा, जी वेरी गुड, तो बताइए कैसे सूर्य ग्रहण होता है? तो बच्चे, सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ हमें पता है किसके अराउंड चक्कर काटती है? सूरज के अराउंड चक्कर काटती है ना। ये सन हो गया, सन के अराउंड चक्कर काटती है। और धरती, अर्थ के अराउंड कौन चक्कर काटता है? मून काटता है, ठीक है। तो मून क्या कर रहा है? धरती के अराउंड चक्कर काट रहा है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होएगा? सूर्य ग्रहण ऐसे होता है कि जब सन और यानी कि सूरज और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाए, यानी कि चंद्रमा अगर सूरज और धरती के बीच में आ रहा है, एक रोक लगा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? जब मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसके कारण क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हाट इज यूज्ड फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा गलत है। दिक्कत क्या है? क्योंकि ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट भी, अच्छा सॉरी, लास्ट क्लास क्यों होगी बच्चे?
वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर वैसे तो सही होना चाहिए, क्योंकि सैंडस्टोन भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है, और तो हमारे दोनों ही चीज़ें ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। अगला, डैश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, यानी कि एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, क्वेश्चन गलत था वो थोड़ा सा। अगला, तो हमारे क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला, N2 इज डैश परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के अंदर N2 कितनी पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन। बेसिकली N2 क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 1%, 67%, 21% या 78%? कितने परसेंट हमारे, चलो वेरी गुड। तो N2 हमारे वातावरण में कितनी पाई जाती है? तो 78%। तो एक बार नंबर सीरीज लर्न कर लेते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ कितनी परसेंटेज पाई जाती है। सबसे पहले आती है नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। फिर हमारे वातावरण में पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, 20.98%, तो उसे 21% के अप्रॉक्स कह लेते हैं। आर्गन फिर पाया जाता है, और फिर बाद में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इस तरीके से इस सीरीज में हमारे अलग अलग गैसेस हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन अवकरको मूल संघटक है? अमाइड, या फिर अमोनिया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में जो चीज़ एक मेन कंपोनेंट पाया जाता है वो है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया है जो कि हमारे नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। अगला, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी कॉज, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए, तो क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्या उच्च रक्तचाप हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, रतौंधी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। तो सही आंसर क्या है? अनीमिया हो सकता है, ठीक है। रतौंधी तो किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो सकती है। अगला, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि जो बच्चे आप सब लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम्स आते हैं, सीजीएल के अंदर सीपीओ का एग्ज़ाम आता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आता है, एमटीएस का एग्ज़ाम आता है। तो और जो बच्चे, हम सबको पता है कि अभी सीपीओ के एग्ज़ाम की आने वाली है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे कोर्स के अंदर, हमारे जो ये चैनल है, इस चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हम ये बैच लेके आए हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ही अच्छे तरीके, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आप लोगों के 100% लेवल तक आप लोगों की तैयारी, हर एक एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे। उसके साथ में हम सभी को पता है सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कल से आप लोगों के लिए स्पेशली हम लेके आए हैं सीपीओ के मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर कल से मैं प्रॉपरली आप लोगों के मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगी। मॉक टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी सीपीओ के अंदर, ठीक है। सीपीओ के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ऑल ओवर अब आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी इंग्लिश की, तो वो क्लास भी मिस मत करना। वेरी गुड, राम राम मुकेश। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज अनरिन्यूएबल, यानी कि निम्न में से कौन सा स्रोत अनविनियकृत है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, या फिर कोल रिजर्व? तो सही आंसर क्या है? कोल रिजर्व। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है? प्रदूषण के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेवार है? चलिए, तो
प्रदूषण के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, वैसे ऑल ऑफ दीज ही हैं, सारे ही हैं, सारे ही चीज़ें हमारे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला, डैश इज द स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि सबसे छोटा सेल जो है वो कौन सा होता है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल, योक या फिर सिस्टम सेल? तो सही आंसर क्या है? हमारे माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो कि हमारे जो कि क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और ये सबसे छोटा सेल होता है। अगला, लार्जेस्ट मैमल कौन सा होता है? यानी कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? बैट, लायन, एलिफेंट या फिर ब्लू व्हेल? तो सही आंसर क्या है? ब्लू व्हेल फिश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डैश इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत क्या है? वाटर, मिनरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कोल? तो हम सभी को पता है कि मिनरल हो, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो या कोल हो, कोयला हो, तो ये बेसिकली कुछ समय बाद में ख़त्म होना ही है। तभी बोलते हैं ना कि पेट्रोल कम खर्च करो, और कोयला भी ऐसा ही है कि कुछ समय बाद में कभी ना कभी तो ख़त्म होएगा ही। लेकिन पानी जो एक ऐसी चीज़ है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली, तो वो क्या है? पानी है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। अगला, नरेटर। बेसिकली यहाँ पे नरेटर नहीं है, यहाँ पे जनरेटर होना चाहिए था, ठीक है, जनरेटर। तो जनरेटर जो डिवाइस है, जनरेटर नाम का एक जो यंत्र है, वो क्या ऊर्जा, किस तरह की ऊर्जा प्रोड्यूस करता है? जनरेटर किस तरह की ऊर्जा प्रोड्यूस करता है? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर हमारी यांत्रिक ऊर्जा? तो बेसिकली जनरेटर क्या होता है? जनरेटर होता है हमारे मैकेनिकल जो ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। अगला, वेयर इज द इंडिया सैटेलाइट लॉन्च पैड लोकेटेड? भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, डुम्बा या देहरादून? तो सही आंसर क्या है? श्रीहरिकोटा।